हमारी यूनिवर्सिटी मोर देन 200 ईयर्स पुरानी है। ओके। और प्लस यहाँ पे 1990s से इंडियन स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं। पर तब रशियन मीडियम हुआ करता था। 2001 अप्रोक्स से यहाँ पे इंग्लिश मीडियम शुरू हो चुका है, तो हमारे 30 बैचेस अभी तक पास आउट हो चुकी है अप्रोक्स सारी इंडियंस इंडियंस की। कहीं भी अगर आप जाओ तो यहाँ के लोग बहुत ज्यादा वेलकमिंग होते हैं, बहुत बहुत हार्ट वार्मिंग होते हैं। ये लोग तुरंत ही हमको आइडेंटिफाई कर लेंगे ऑफ कोर्स। उसके बाद ये खुद सामने से आते हैं, पूछते हैं कि कौन से कंट्री से हैं हम। फिर ऑफ कोर्स यहाँ राज कपूर बहुत फेमस है, तो फिर ये लोग उसके बारे में बातें करते हैं, हमारी कल्चर के बारे में जानना चाहते हैं। तो मुझे ये बताना कि जो एनएमसी की जो लेटेस्ट गाइडलाइन है, क्या वो रशिया की आपकी जो यूनिवर्सिटी है वो पूरी तरीके से इसको फॉलो कर रही है या फिर कोई इशू है? हर एक हमारे सब्जेक्ट के लिए मैं कहूँगी पीडियाट्रिक हॉस्पिटल है यहाँ पे, ऑन्कोलॉजी इतना बड़ा हॉस्पिटल है, न्यूरोलॉजिकल हॉस्पिटल है। तो मुझे लगता है थ्रू आउट द सिटी ये बहुत सारे बड़े बड़े हॉस्पिटल स्प्रेड है। तो हम अब भी जस्ट हमारी लास्ट साइकिल ऑन्कोलॉजी की हुई थी जिसमें हम कैंसर हॉस्पिटल गए थे। और एक कैंसर हॉस्पिटल यहाँ पे दो है। एक कैंसर हॉस्पिटल में हमारी क्लासेस लगी थी, प्रैक्टिकल क्लासेस, और दूसरा हॉस्पिटल में सिर्फ हमें थेरेपी कैसे देते हैं कैंसर पेशेंट्स को वो दिखाने के लिए स्पेशली लेकर गए थे। एफएमजी का एग्जाम है, उसका पासिंग रेशियो किस तरीके का है? आपके जो सीनियर्स हैं जो उस एग्जाम में अपियर हुए हैं उनका परफॉर्मेंस किस तरीके का रहा है? उससे एक इनडायरेक्टली अपन को थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि ये यूनिवर्सिटी का पासिंग रेशियो किस तरीके का है। वो आप थोड़ा सा मुझे बताओ। मुझे नहीं लगता कि यहाँ से ज्यादा सेफ कहीं एक लड़की फील कर सकती है। मैं एज अ फीमेल पर्सपेक्टिव आपको पहले बताना चाहूंगी। हाय एवरीवन। सो आज के इस वीडियो में हमारे साथ है साक्षी और नवीन। आज का ये वीडियो बेसिकली उन स्टूडेंट्स के लिए है जो अब्रॉड से एमबीबीएस के बारे में सोच रहे हैं। उनके दिमाग में काफी सारे कंफ्यूजन होते हैं। एज ए पेरेंट्स भी आपके दिमाग में काफी सारे कंफ्यूजन होते हैं अब्रॉड में किस तरीके की चीजें रहने वाली हैं, खाने से लेके रहने से लेके एकेडमिक्स तक। एफएमजी एग्जाम में कैसे प्रिपरेशन होती है, एफएमजी एग्जाम में आप कैसे प्रिपेयर करके इंडिया में फिर प्रैक्टिस कर पाओगे, उसकी प्रिपरेशन जो करनी होती है वो किस तरीके की होती है, वहाँ पे आपका क्लिनिकल एक्सपोजर किस तरीके का होता है, ये सारी चीजें आप बात करने वाले हैं साक्षी और नवीन से। तो साक्षी और नवीन, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। थैंक यू सर। हेलो सर। सबसे पहले साक्षी आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दो और उसके बाद नवीन प्लीज आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कर। Hello everyone, my name is Sakshi Patil and I'm a fourth year medical student at Voronezh State Medical University, Russia. ओके। Hello हम्म। everyone, I'm Naveen Sai Kumar Swami and I'm fourth year medical student from Voronezh State Medical University, Russia. ओके। तो जैसे कि आप दोनों सेम यूनिवर्सिटी से एमबीबीएस कर रहे हो रशिया से, जी। तो साक्षी मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आपके पास में बहुत सारे ऑप्शन होंगे जब आपने अब्रॉड एमबीबीएस के बारे में सोचा होगा डिफरेंट कंट्रीज के, तो आपने रशिया को ही क्यों चूज जी। करा और इसी यूनिवर्सिटी को क्यों चूज करा? सबसे पहले तो चूजिंग रशिया, पहली चीज तो जब नीट के स्कोर वगैरह आते हैं तो हमें मुझे एक अब्रॉड का ऑप्शन ज़्यादा सही लगा। तो फिर अब्रॉड के ऑप्शन में अब ऐसा था कि बहुत सारी कंट्रीज है जैसा आप कह रहे हैं। पर रशिया बीइंग एक सुपर पावर, मुझे इस कंट्री पे ज़्यादा ट्रस्ट हुआ। उस टाइम पे यूक्रेन और कुछ और छोटी छोटी यूरोपियन कंट्रीज या फिर कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ऐसे भी कुछ कुछ ऑप्शंस थे। बट जितना मुझे पता चला था, मैंने रिव्यूज उतने अच्छे इन कॉलेजेस के बारे में नहीं सुने थे। और उस टाइम मुझे जितना याद है पीक वॉर का भी टाइम था कि वॉर तब शुरू नहीं हुआ था, बट ऐसा था कि ऐसा हो सकता है कुछ यूक्रेन वगैरह में, तो फिर वो ऑप्शन तो वहीं से कैंसिल हो गया। और बाकी छोटी कंट्रीज में मैंने सुना कि डमीज से पढ़ाई होती है और वहाँ पे प्रैक्टिकल उतना अच्छा नहीं होता है, किर्गिस्तान और ऐसी छोटी कंट्रीज में बाकी। और रशिया के बारे में मैंने सुना था कि यहाँ का प्रैक्टिकल वगैरह काफ़ी अच्छा है, तो फिर इवेंचुअली रशिया तो मैंने वहीं से चूज़ किया। और वोरोनेस के बारे में मुझे मेरे फ्रेंड से पता चला था, मेरे सेम होम टाउन से कुछ फ्रेंड्स थे जो सेम यूनिवर्सिटी चूज कर रहे थे, तो उन लोगों ने मुझे इसके बारे में बताया। उन लोगों ने शायद यूट्यूब वीडियोस देखे थे, तो उन लोगों ने मुझे इंट्रोड्यूस किया कि यहाँ का प्रैक्टिकल काफी अच्छा है, कैडिवर्स वगैरह के वीडियोस थे। और एनाटॉमी डिपार्टमेंट का वीडियो था, तो वो डिपार्टमेंट वगैरह देख के भी मैं काफी इम्प्रेस हुई, तो मुझे लगा कि मैं एक चांस दे सकती हूँ उस यूनिवर्सिटी के साथ। फिर इवेंचुअली आई चोज दिस। ठीक है। तो नवीन, आपकी ये जो यूनिवर्सिटी है वो रशिया में कौन सी जगह पे है और किस तरीके का एरिया है, मतलब यूनिवर्सिटी के आसपास का एरिया किस तरीके का है? सर ये यूनिवर्सिटी मॉस्को से 450 किलोमीटर दूर यूरोपियन पार्ट ऑफ रशिया में पड़ती है। तो
एज कम्पेयर टू नदर्न साइड ऑफ रशिया यहाँ ठंड भी कम रहती है। इसका जियो लोकेशन बहुत अच्छा है क्योंकि ये यूरोपियन साइड में है, तो यहाँ यहाँ का जो वेदर एटमॉस्फेयर ये पूरा यूरोप से मिलता जुलता है। यहाँ का जो बिल्डिंग्स का इंफ्रास्ट्रक्चर है, सिटी लाइफ है, ये पूरी यूरोपियन साइड से अडेप्टेड है। ओके ओके। तो साक्षी, जैसे सबसे बड़ा कंसर्न होता है स्पेशली जो फीमेल स्टूडेंट्स हैं उनको लेके पेरेंट्स का कंसर्न होता है सेफ्टी का। तो सेफ्टी के बारे जी में जी। आप मुझे बताओ, सेफ्टी किस तरीके की है? क्या एकदम जो भी हम्म स्टूडेंट इंडिया के जाते हैं, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, कोई भी हो, क्या वो सब हम्म। सेफ फील कर सकते हैं हर तरीके से? सेफ, मैं मुझे नहीं लगता कि यहाँ से ज्यादा सेफ कहीं एक लड़की फील कर सकती है। मैं एज अ फीमेल पर्सपेक्टिव आपको पहले बताना चाहूंगी, क्योंकि इंडिया में आप कभी भी कहीं भी बाहर जाओगे, अगर आप 9 बजे के बाद रात में बाहर हो तो मतलब पेरेंट्स का एक अलग कंसर्न और हो जाता है कि बेटा कब घर आ रही है, जल्दी घर चली जाना। यहाँ के मेरे पेरेंट्स भी सेम वैसे ही थे जब मैं इंडिया में थी, पर यहाँ की मेरी मम्मी भी इतनी रिलैक्स हो गई है कि मैं कभी उनको बताती हूँ कि मैं ग्रोसरी लेने 9 बजे बाहर जा रही हूँ या 10 बजे भी जा रही हूँ, तो वो कुछ नहीं फील करती, क्योंकि वो भी समझ चुकी है कि ये कंट्री कितनी सेफ है। यहाँ पे आप लेट नाइट वॉक्स में लड़कियां जा सकती है, आप किसी भी टाइम पे कहीं पे भी जा सकते हो। आपको बिल्कुल एक बार भी ये सोचने की जरूरत नहीं है कि मैं सेफ हूँ कि नहीं, या फिर somebody इज हैविंग एन आई ऑन मी, कि किसी आपको कहीं कहीं से भी ये सोचने की जरूरत नहीं है। इस कंट्री में इनफैक्ट लड़कियां ज्यादा है। यहाँ का जो जेंडर रेशियो है वो 60:40 है। यहाँ पे लड़कियां ज्यादा है एज कम्पेयर टू बॉयज। यहाँ पे आपको लड़के बहुत कम दिखेंगे, तो मेरे ख्याल से एक लड़की के लिए इससे अच्छी चीज तो कुछ सेफ्टी पर्सपेक्टिव से कुछ हो ही नहीं सकती है। लड़कियां इतनी सेफ है, तो मुझे तो नहीं लगता कि लड़कों को सेफ्टी का कोई इशू वैसे भी कहीं पे होता है। पर यहाँ पे तो फिर वो कोई बात ही नहीं है। मतलब लड़के तो मतलब उनके पास पूरा वो है कि वो मतलब अपनी लाइफ में कहीं पे भी किसी भी टाइम पे जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, तो सेफ्टी वाली तो कोई दिक्कत ही नहीं है यहाँ पे। खास और वॉर के पर्सपेक्टिव से भी हमारा सिटी में आज तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है। टचवुड, आज तक हमें कभी ऐसा कुछ पता नहीं चला है कि किसी बिल्डिंग में कुछ हो गया हो या फिर कुछ। तो उस पर्सपेक्टिव से, रशिया यूक्रेन वॉर के भी पर्सपेक्टिव से, आज तक हम सिर्फ एक नॉर्मल लाइफ ही जी रहे हैं। हमें 3 साल हो गए यहाँ पे वॉर, ड्यूरिंग वॉर रहते हुए। ठीक है। तो नवीन, ये मुझे जी। बताओ कि कितने इंडियन स्टूडेंट आपके यूनिवर्सिटी में हैं, और जो लोकल्स का बिहेवियर है इंडियंस के लिए, वहाँ पे कोई डिस्क्रिमिनेशन होता है क्या? क्योंकि मैंने बहुत सारी कंट्रीज में बच्चों से सुना है कि बहुत सारा डिस्क्रिमिनेशन इंडियंस के साथ वहाँ पे होता है। तो इसके बारे में तुझे बताओ। ये सर अभी करेंटली यहाँ 109 इंडियन स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं। और डिस्क्रिमिनेशन वाइज तो मैंने कभी कहीं नहीं सुना आज तक कि रशियंस कभी इंडियंस के साथ डिस्क्रिमिनेट करे। कहीं भी अगर आप जाओ तो यहाँ के लोग बहुत ज्यादा वेलकमिंग होते हैं, बहुत बहुत हार्ट वार्मिंग होते हैं। ये लोग तुरंत ही हमको आइडेंटिफाई कर लेंगे ऑफ कोर्स। उसके बाद ये खुद सामने से आते हैं, पूछते हैं कि कौन से कंट्री से हैं हम। फिर ऑफ कोर्स यहाँ राज कपूर बहुत फेमस है, तो फिर ये लोग उसके बारे में बातें करते हैं, हमारी कल्चर के बारे में जानना चाहते हैं। इंडियन कल्चर तो पॉपुलर है ही वर्ल्ड वाइड, तो ये लोग उस चीज को बहुत अच्छे से लेते हैं और बहुत वेलकम करते हैं यहाँ हर एक बच्चे को। मैंने कभी रेसिज्म या डिस्क्रिमिनेशन कहीं नहीं देखा रशिया में। ओके। तो ये बेसिकली अपन ने थोड़ी बात कर ली एज ए कंट्री, एज ए सिटी क्या चीज़ है। अब अपन आ जाते हैं एज ए यूनिवर्सिटी। तो साक्षी, मुझे थोड़ा सा एकेडमिक्स के बारे में बताओ, क्योंकि बहुत बड़ा कंसर्न होता है पेरेंट्स का। एक बेसिक सा मिथ है, हम्म परसेप्शन है। हम्म क्योंकि मैंने तो एमबीबीएस करा है, तो मेरे साथ में काफ़ी सारे इंटर्न के दौरान बहुत सारे एफएमजी वाले हम्म। स्टूडेंट भी थे, जिन्होंने एफएमजी एग्जाम पास करा और जी साथ में मेरे साथ ही इंटर्न कर रहे थे। तो मेरे दिमाग में जी। तो परसेप्शन नहीं है, पर बहुत सारे जो पेरेंट्स हैं हम्म। उनके दिमाग में परसेप्शन होता है कि जो अब्रॉड से एमबीबीएस करके आया है, मतलब उसको नॉलेज कम है। तो आपके जी ये जी। परसेप्शन को दूर करने के हम्म लिए आप अपने यूनिवर्सिटी के बारे में बताओ। कितने साल पुराना आपका हम्म। यूनिवर्सिटी है, और एमबीबीएस का जो जी। करिकुलम है वो इंडिया से कितना मैच करता हुआ है या फिर डिफरेंट है? ओके ओके। तो सबसे पहले हमारी यूनिवर्सिटी के बारे में, तो हमारी यूनिवर्सिटी मोर देन 200 ईयर्स पुरानी है। ओके। और प्लस यहाँ पे 1990s से इंडियन स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं। पर तब रशियन मीडियम हुआ करता था। 2001 अप्रोक्स से यहाँ पे इंग्लिश मीडियम शुरू हो चुका है। तो हमारे 30 बैचेस अभी तक पास आउट हो चुकी है अप्रोक्स, सारी इंडियंस इंडियंस की। लास्ट ओके। ईयर हमारे कुछ 80 स्टूडेंट्स, इंडियन स्टूडेंट्स पास आउट हुए हैं। तो ये तो नंबर्स की बात रही। दूसरी चीज यहाँ पे
अगर हम पढ़ाई का एक, मैं अपनी कॉलेज का बताऊँ तो हमारा होता है फर्स्ट से सिक्स्थ ईयर तक का। अब सिक्स्थ ईयर हमारा इंटर्नशिप हो चुका है, क्योंकि इंडिया में मैंडेटरी हो गया कि हमें यहाँ से इंटर्नशिप करके आना है। तो अब हमारा 1 to 5 ईयर एकेडमिक है। तो 1 to 5 ईयर में हम 1 to 3rd ईयर यूनिवर्सिटी में क्लासेस अटेंड करते हैं, जिसमें हम हमारा एनाटमी और बेसिक प्री क्लिनिकल सब्जेक्ट्स होते हैं। और उसके बाद एक इंट्रोडक्शन टू क्लिनिकल सब्जेक्ट होता है 3rd ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में। ओके। 3rd ईयर के सेकेंड सेमेस्टर से हमारी यहाँ पे साइकिल शुरू हो जाती है 5th ईयर तक। साइकिल का ये मतलब है कि हम डिफरेंट हॉस्पिटल्स में 3-3 घंटे की एक प्रैक्टिकल क्लास अटेंड करेंगे, जिसमें जैसे हमारी लेट्स से न्यूरोलॉजी की क्लास है, तो यहाँ पे एक डेडिकेटेड न्यूरोलॉजिकल हॉस्पिटल है जहाँ पे हम रोज जाएंगे। एक साइकिल होता है 15 डेज का। तो हम 15 डेज तक उस न्यूरोलॉजिकल हॉस्पिटल में जाएंगे जहाँ पे हम न्यूरोलॉजी की क्लासेस अटेंड करेंगे, एंड साइमल्टेनियसली हम न्यूरोलॉजिकल पेशेंट्स देखेंगे। ओके। पेशेंट्स हमें एक पर्टिकुलर डिजीज मैम पढ़ाएगी और उस डिजीज का पेशेंट हमें जाकर दिखाएगी। सेम फॉर मेडिसिन, मेडिसिन में लेट्स से मैम हमें जॉन्डिस पढ़ा रही है और उसके बाद हम वहीं के वहीं जाके जॉन्डिस का पेशेंट देख रहे हैं पेशेंट वार्ड पे जाके। तो यहाँ पे हमारी सिटी में इतने सारे हॉस्पिटल्स है, हर एक हमारे सब्जेक्ट के लिए मैं कहूँगी पीडियाट्रिक हॉस्पिटल है यहाँ पे, ऑन्कोलॉजी इतना बड़ा हॉस्पिटल है, न्यूरोलॉजिकल हॉस्पिटल है। तो मुझे लगता है थ्रू आउट द सिटी ये बहुत सारे बड़े बड़े हॉस्पिटल स्प्रेड है। तो हम अब भी जस्ट हमारी लास्ट साइकिल ऑन्कोलॉजी की हुई थी, जिसमें हम कैंसर हॉस्पिटल गए थे। और एक कैंसर हॉस्पिटल यहाँ पे दो है, एक कैंसर हॉस्पिटल में हमारी क्लासेस लगी थी प्रैक्टिकल क्लासेस, और दूसरा हॉस्पिटल में सिर्फ हमें थेरेपी कैसे देते हैं कैंसर पेशेंट्स को वो दिखाने के लिए स्पेशली लेकर गए थे। तो ओके। प्रैक्टिकल एक्सपोजर्स में मुझे अभी तक और नहीं, मुझे नहीं लगता मेरे जाते तक भी कोई 1% भी कमी दिखी है। एनाटमी में भी जैसे बच्चे फर्स्ट ईयर में एनाटमी में ही पढ़ते हैं, तो इतने सारे कैटेगरीज होते हैं और यहाँ पे एक ग्रुप में हम सिर्फ 12 लोग होते हैं। इंडिया में एक क्लास में आई थिंक 150-200 बच्चे होते हैं। तो मेरे को लगता है ये भी एक डिफरेंशिएटर है, क्योंकि एक कैटेगरीज में घूम के मैंने वीडियोस वगैरह देखे, इंडिया में पूरे भीड़ होती है बच्चों की और सब देख रहे होते हैं, एक कैटेगरी एक टीचर है और सारे बच्चे देख रहे हैं। पर यहाँ पे ये रूल है कि 12-13 बच्चों से ज्यादा एक ग्रुप में एक ग्रुप में बच्चे नहीं हो सकते। तो हम 12-13 लोग हैं जिसके पास एक बोन्स का अलग कैडेवर है, मसल का अलग कैडेवर है, नर्व्स के अलग कैडेवर है। तो हमारे पास इतने सारे ऑप्शंस है प्रैक्टिकल के लिए। और हमारी एनाटॉमी लैब थ्रू आउट ओपन होती है शाम के 5 बजे तक, कि आप कभी भी आपको प्रैक्टिस करनी है आप वहां जा सकते हैं। ओके। तो मुझे लगता है प्रैक्टिकल तो काफी अच्छा है। नवीन, मुझे ये बताओ थोड़ा सा कि आपकी जो एमबीबीएस की पूरी पढ़ाई है वो इंग्लिश के अंदर है या फिर कुछ रशियन में भी सब्जेक्ट चलते हैं? और दूसरा मुझे ये बताना कि जो एनएमसी की जो लेटेस्ट गाइडलाइन है, क्या वो रशिया की आपकी जो यूनिवर्सिटी है वो पूरी तरीके से इसको फॉलो कर रही है या फिर कोई इशू है? ये सर, तो यहाँ जो कंप्लीट एमबीबीएस की पढ़ाई होती है वो पूरी तरह इंग्लिश मीडियम में है। प्लस रशियन में सिर्फ एक सब्जेक्ट होता है, वो होता है रशियन लैंग्वेज का। क्योंकि ऑफ कोर्स यहाँ हमको अगर पेशेंट से इंटरेक्ट करना है हमारे इंटर्नशिप ईयर्स में या कुछ करना है, तो और सराउंडिंग में भी हमको कुछ सामान लेना है या कुछ करना है, तो हमको रशियन लैंग्वेज आनी चाहिए। उसके लिए एक सब्जेक्ट रशियन का होता है। और बाकी जो एमबीबीएस के सब्जेक्ट्स हैं उनकी पढ़ाई प्योरली इंग्लिश मीडियम में होती है। टीचर्स को यहाँ बहुत अच्छी इंग्लिश आती है। ये मोस्ट ऑफ द बच्चों का मिथ होता है कि रशियन में है तो टीचर्स को क्या पता इंग्लिश नहीं आती होगी, रशियन में पढ़ाते होंगे। बट यहाँ क्योंकि 25 ईयर्स से सिर्फ इंग्लिश मीडियम्स के बैचेस हैं, तो इंग्लिश इनको बहुत अच्छी आती है। टीचर्स बहुत वेल फ्लुएंट है इंग्लिश लैंग्वेज में, इसीलिए हमको इतनी सी भी प्रॉब्लम नहीं हुई लैंग्वेज की। सेकेंड चीज ये है कि एनएमसी गाइडलाइंस, यस हमारी यूनिवर्सिटी पूरी एनएमसी गाइडलाइंस फॉलो करती है। और जो एमसीआई के मेडिकल कॉलेजेस अब्रॉड की लिस्ट है उसमें रशिया में हमारी यूनिवर्सिटी 6 नंबर पे रैंक करती है। तो रैंक वाइज भी हमारी यूनिवर्सिटी बहुत प्रेस्टिजियस है। और एनएमसी गाइडलाइंस का भी हमारी यूनिवर्सिटी पूरा ध्यान रखती है। ओके। तो कोई इस तरीके का इशू नहीं है, मतलब जो टेक्निकल चीजें हैं जो एमबीबीएस के सब्जेक्ट है वो इंग्लिश में, और रशियन लैंग्वेज आप बेसिकली हम्म। कम्युनिकेट कर पाओ लोकल्स के साथ में, और जिस जगह आप रह रहे हो जिस यस जगह आप थोड़ा सा एग्जैक्टली। कम्युनिकेशन कर पाओ, वो आपको सीखने के लिए हम्म। सिखाई जाती है थोड़ी, ठीक है। हम्म। अब मुझे थोड़ा यस सा सर। आ जाते हैं अपन फीस के बारे में, जो बेसिक फीस स्ट्रक्चर है। जैसे कि आप तो फोर्थ ईयर में हो, थोड़ा सा चेंज हो गया होगा अभी बेसिक फीस स्ट्रक्चर, पर सबसे यस इम्पोर्टेंट सर। है मुझे एक रफ आइडिया बताओ कि अप्रोक्स कितना बजट अपन लेके चले जिसमें कि आपका रशिया का पूरा एमबीबीएस का करिकुलम कंप्लीट हो जाए। सर कंप्लीट बजट एज सच तो
मैं नहीं बता पाऊंगा एग्जैक्ट, मैं ये बताऊं क्योंकि वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि कौन कितना खर्च कर रहे हैं यहाँ आके, और वे ऑफ लाइफ पे भी डिपेंड करता है। बट एक रफ एस्टिमेशन ले हम, तो पर ईयर 5.5 लाख तक लग जाता है यहाँ। तो वही 30 to 35 लाख में आपका पूरा टोटल एमबीबीएस हो जाएगा यहाँ रशिया में। जिसमें आपके पर्सनल एक्सपेंसेस भी थोड़े बहुत इंक्लूडेड है? जी। सब सब सर, सारी चीजें, पर्सनल वो पर्सन एक्सपेंसेस, टू पर्सन हॉस्टल वेरी फीस करेगा या वैसे तो। अपार्टमेंट फीस, यस सर। ठीक है। तो साक्षी, मुझे एक बार ये बताओ कि आपका अकोमोडेशन के लिए क्या फैसिलिटीज होती हैं वहाँ पे? हॉस्टल, गवर्नमेंट हॉस्टल होते हैं कॉलेज की तरफ से, या फिर आपको प्राइवेट पीजीज भी ले सकते हो? क्या ऑप्शंस होते हैं स्टूडेंट के पास में? ऑप्शंस वही है कि हमारे गवर्नमेंट हॉस्टल्स तो ऑफ कोर्स कॉलेज खुद प्रोवाइड कर ही रहा है, जहाँ पे सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स रहते हैं। सिर्फ इंडियंस नहीं होते वहाँ पे, सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स रहते हैं, पर एक पर्टिकुलर फ्लोर है हमारे हॉस्टल में जो डेडिकेटेड है इंडियंस के लिए। तो एक वो आपके पास सीधे सीधे ऑप्शन अवेलेबल है, वो हॉस्टल कॉलेज से बस हमें रोड क्रॉस करना है और वो हॉस्टल है, तो जस्ट कॉलेज के बगल में कैंपस में ही हॉस्पिटल है कह सकते हैं आप। उसके अलावा अगर किसी को और अच्छा एक एक्सपीरियंस चाहिए और थोड़े और पैसे खर्च करके अगर एक पर्सनल अच्छा हॉस्टल चाहिए जहाँ पे उनको चाहिए कि ज़्यादा लोग ना हो, तो वो प्राइवेट हॉस्पिटल के लिए भी हॉस्टल के लिए भी ऑप्ट कर सकते हैं, वो भी एक ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है। और उसके अलावा आप अलग से रेंट करके फ्लैट में भी रह सकते हैं। तो हमारे पास तीन ऑप्शंस है, तो फ्लैट में भी रेंट करने के लिए यूनिवर्सिटी का कोई बाउंडेशन नहीं है। हमारे वो फ्री टोटल हमारी चॉइस है कि हम कहाँ पे रहना चाहते हैं। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट कितना रहता है रेंट मंथली, अगर मैं बात करूं तो? रेंट रेंट हम जब फर्स्ट ईयर में थे तो रेंट थोड़ा कम था, पर अब थोड़े एक्सपेंसेस यहाँ पे इन्फ्लेशन थोड़ा तो हुआ है वॉर की वजह से, जिस वजह से फिर भी मेरे ख्याल से हमारा 15 to 16 थाउजेंड में रेंट, बिल्स और ग्रोसरी एज फ्लैट में रहने वालों का मैं कह रही हूँ, तो 15 to 16 थाउजेंड में सब कुछ कवर हो जाता है। ठीक है, वेरी मच अफोर्डेबल, जी इतना तो आपका इंडिया में भी हो ही जाता है। जी जी जी, इतना तो जैसे बैंगलोर जैसी सिटीज में आप जाएंगे तो वहाँ के रेंट एक्चुअली इससे ज्यादा है। हमारा तो फुल फर्निश्ड फ्लैट का रेंट अगर 1 BHK का यहाँ पे 10,000 है, तो वेल फर्निश्ड फ्लैट का बैंगलोर में तो इससे भी बढ़कर 20,000 होता है। तो क्योंकि मेरा भाई भी वहाँ पे पढ़ रहा है तो मुझे थोड़ा सा नॉलेज है वहाँ का भी। तो फ्लैट के रेंट्स फिर भी इंडिया से यहाँ पे कम है, जो इंडिया की मेट्रो सिटीज है उनसे। जैसे कि नवीन, आप फोर्थ ईयर में हो, अभी तक आपको काफी टाइम हो चुका है वहां यस पे रहते सर। हुए। तो जो इनिशियली आपको प्रॉमिस करे गए थे फीस को लेके, उसमें कोई हिडन फीस भी इंक्लूडेड है? क्योंकि बहुत जगह ये चीज आती है कि एजेंट ने हिडन फीस मांगी या फिर कॉलेज ने हिडन फीस मांगी, जो स्टार्टिंग में पता नहीं था स्टूडेंट को या पेरेंट को। आपके यहाँ पे कोई ऐसा इशू है? नहीं सर, नहीं, बिल्कुल नहीं सर, क्योंकि वो ऑफ कोर्स कंसल्टेंसी पे भी डिपेंड करता है कि आप अच्छी कंसल्टेंसी प्रॉपर रिसर्च करके लें। तो क्या है, आपको ना कोई हिडन फीस रहेगा ना कुछ रहेगा प्रॉपर। क्योंकि कई सारी कंसल्टेंसीज क्या करती हैं कि यूनिवर्सिटी की एग्जैक्ट फीस कुछ रहती है और वो बताते बच्चों को कुछ है, और बाद में वो बहुत ज्यादा ओवर एक्सपेंसिव पड़ जाता है बच्चों को, या बच्चों को पता ही नहीं रहता कि यूनिवर्सिटी की फीस कम है और वो ज्यादा पे कर रहे हैं। हमारी यूनिवर्सिटी के साथ ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। हमारी यूनिवर्सिटी जो, और जो हमारे कंसल्टेंट है, वो पूरा क्लियर रखे हमारे सामने कि तुम्हारी फीस इतनी होगी। और अभी तक 4 इयर्स में मैंने देखा है उतनी ही है फीस, और चेंज नहीं हो रही है। इनफैक्ट जब हम फीस सबमिट करते हैं तो उसकी जो हमको रिसिप्ट मिलता है, डीन ऑफिस भी हमको रिसिप्ट दे देती है बकायदा कि ये तुम्हारी फीस पेड रिसिप्ट है। और सब ट्रांसपेरेंट होता है सर, यहाँ ट्रांसपेरेंसी वेल मेंटेन्ड है। ओके। इसके अलावा मुझे थोड़ा सा ये बताओ, सबसे बड़ा इशू होता है फॉरेन से एमबीबीएस करने के बाद में, एफएमजी का एग्जाम आपको यहाँ पे क्लियर करना पड़ता है इंडिया में आके, जो कि अभी आपका इंडियन स्टूडेंट्स के लिए भी हो जाएगा नेक्स्ट के एग्जाम के नाम से। कुछ सालों में तो इंडियन जी। स्टूडेंट्स को भी करना पड़ेगा। पर एज ऑफ नाउ, जैसे कि एफएमजी का एग्जाम है, उसका आपका पासिंग रेशियो किस तरीके का है? आपके जो सीनियर्स हैं जो उस एग्जाम में अपियर हुए हैं, उनका परफॉर्मेंस किस तरीके का रहा है? उससे एक इनडायरेक्टली अपन को थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि ये यूनिवर्सिटी का पासिंग रेशो किस तरीके का है। वो आप थोड़ा सा मुझे बताओ। ये सर, सर तो पिछले साल जब 72 लोगों का बैच पास आउट हुआ था, जो 38 बैच था यहाँ का, उनमें से हाईएस्ट था 234 मार्क्स। एक रितेश भैया नाम के भैया थे, उनका 234 मार्क्स हाईएस्ट था। और मैक्सिमम ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 40 to 50 लोग पास आउट हो गए कंप्लीटली एफएमजी पास करके। अभी वो लोग इंटर्नशिप कर रहे हैं वहां। तो पासिंग रेशियो हमारी यूनिवर्सिटी का बहुत अच्छा है। और उसका मेन कारण ये भी है कि हमारी यूनिवर्सिटीज के प्रैक्टिकल इतने टॉप नॉच है
कि हमको बहुत अच्छा क्लिनिकल एक्सपोजर मिल जाता है। और सेकंड थिंग, वो ऑफ कोर्स स्टूडेंट पे भी डिपेंड करेगा कि वो लोग कैसे प्रिपेयर कर रहे हैं, कितना अपने गोल को लेके ओबीडियंट हैं। बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो यहाँ आ रहे हैं और जो सही से पढ़ाई कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी के करिकुलम को फॉलो कर रहे हैं, अपना सेल्फ स्टडी भी प्रॉपर कर रहे हैं, वो लोग बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करेंगे। ठीक है, मैं बीच में एक बार क्लियर कर देना चाहता हूँ, जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, अभी नवीन ने जैसे बताया 234 मार्क्स थे। तो एफएमजी का एक एग्जाम होता है जो 300 मार्क्स का होता है, जिसमें आपको 150 या उससे ऊपर अगर आपका स्कोर है तो आप क्वालिफाई हो। उसमें ऐसा सच कोई मेरिट नहीं बनती, आप क्वालिफाई हो, 150 हो चाहे आपके 170 हो या 230 हो। तो नवीन ने बताया स्कोर जो 234 है वो काफ़ी अच्छा स्कोर है जिनका इन्होंने अभी मेंशन करा। तो वो एफएमजी के एग्जाम का स्कोर था जो आउट ऑफ 300 में से होता है। ठीक है। अब मुझे साक्षी थोड़ा सा ये बताओ कि इंडिया से जो स्टूडेंट आते हैं उनको वैकेशंस वगैरह का हम्म। क्या सीन रहता है, और जो फ्लाइट के टिकट्स होते हैं उनकी अमूमन क्या प्राइस होती है राउंड ट्रिप की, वो थोड़ा आप आइडिया दो मुझे। हम हमारे वही होता है 10 मंथ्स पढ़ाई 2 मंथ्स घर, हमारा सिंपल ऐसा ही है। तो हमारी जुलाई और अगस्त अगस्त में वेकेशंस होता है और हर साल सितंबर में नया बैच शुरू होता है। तो और फ्लाइट की प्राइजेस ऐसी है कि अभी हमारी 50,000 रूबल्स या फिर आईएनआर, क्योंकि सेम ही चल रहा होता है ज्यादातर। तो उसमें आपका राउंड ट्रिप एक हो जाएगा अच्छे खासे लगेज के साथ। तो 50,000 एक बेसिक प्राइस है। उससे अगर 55-60 हो रही है तो वो थोड़ा एक्सपेंसिव है, और उससे सस्ती हो रही है तो फिर तो बहुत सस्ती फ्लाइट है। तो आप 25,000 पर 1 वे का आप पकड़ लो, तो उतने उतना हमें लग जाता है हर साल। ओके। थोड़ा जी। सा नवीन मुझे अपने शेड्यूल के बारे में बताओ, किस तरीके का वहाँ शेड्यूल होता है। जैसे नॉर्मली इंडिया के अंदर जो कॉलेजेस होते हैं कि आपकी 8 बजे क्लास स्टार्ट होती है, फिर आपकी 4 बजे तक क्लास होती है, बीच में 1 घंटे का लंच होता है। तो आपका एज ए कॉलेज के साथ में क्या शेड्यूल होता है, और नॉर्मल लाइफ में आप क्या कर रहे होते हो, थोड़ा उसका भी आइडिया दो, जिससे कि स्टूडेंट कोई वहाँ पे रहेगा तो कॉलेज में किस तरीके का शेड्यूल है, और नॉर्मल लाइफ में वहाँ पे जो इंडियन स्टूडेंट है उनका क्या शेड्यूल रहता है वो पता लगे। सर, फर्स्ट और सेकंड ईयर में जो क्लासेस लगती हैं वो पूरी यूनिवर्सिटीज में लगती हैं। यूनिवर्सिटी में दो कैंपस है यूनिवर्सिटी के, वहां लगती हैं। तो वो सुबह 8 बजे से क्लासेस स्टार्ट होंगी, वो शाम के 6 बजे तक रहेंगी। ऑफ कोर्स बीच में एक लंच ब्रेक मिलेगा आधे एक घंटे का, और एक स्मॉल ब्रेक मिलेगा। और बाकी क्लासेस के बीच में 15-20 मिनट्स का ब्रेक रहता ही रहता है। ये हुई फर्स्ट टू सेकंड ईयर की बात। अब थर्ड ईयर से जो हमारी बाहर हॉस्पिटल्स में क्लासेस लगती हैं, तो वो शुरू होता है 9 AM से, और वो चलता है 12-10 AM तक, 12-10 PM तक। तो उसमें क्या होता है, 9 AM से जो प्रैक्टिकल पहले मैम हमको समझाएगी पूरा थ्योरी जो हमारा टॉपिक है उस दिन का, 10:45 तक। फिर हमको एक स्मॉल ब्रेक मिलेगा 11:15 तक। फिर 11:15 से 12:15 तक हमको पेशेंट्स दिखाते हैं कि पर्टिकुलरली, जैसे फॉर एग्जांपल गुलियन बारे सिंड्रोम का पेशेंट है, तो हमको वो पर्टिकुलर पेशेंट दिखाएंगे, वहां लेके जाएंगे हमको। ऑफ कोर्स हम खुद उससे पेशेंट से क्वेश्चन कर सकते हैं, उसके एनामनेसिस, उसका पास मेडिकल हिस्ट्री, हर एक चीज हम जान सकते हैं, उसके कंप्लेंट से लेके सब। फिर मैम हमको बोलेगी कि तुम डायग्नोस करो, एक प्रीलिमिनरी डायग्नोसिस दो अपना। फिर हम अपना डायग्नोसिस बताएंगे, उसके बाद मैम उस बेसिस पे हमको जज करती है। और उसके बाद फिर मैम खुद हमको बताएगी एग्जैक्ट राइट डायग्नोसिस क्या है, फिर हमने कहाँ गलती की डायग्नोसिस पकड़ने में, फिर ट्रीटमेंट एंड ऑल। ऐसे हमारी चलती है। उसके बाद फिर 12-10 को जब क्लास खत्म हो गई, फिर हम घर आए। फिर जो अपार्टमेंट्स में है वो खाना बनाए खुद, खाना वाना खा के थोड़ा रेस्ट लेके फिर अपनी पढ़ाई करो। फिर या तो नेक्स्ट क्लास की पढ़ाई करो या एफएमजी की पढ़ाई करो शाम में। उसके बाद पेरेंट्स से बात करके फिर खाना बना के फिर खा के सो जाओ। ठीक है। और साक्षी। ऑफ कोर्स सर, सैटरडे संडे छुट्टी रहती है, तो सैटरडे संडे हम एंजॉय करते हैं वीकेंड में। ओके। साक्षी मुझे थोड़ा सा फूड के बारे में बताओ, फूड का क्या इशू रहता है, क्योंकि इंडिया में ही जो बच्चे नॉर्थ इंडिया के जो साउथ इंडिया में एमबीबीएस करने जाते हैं उनको इशू आ जाता है, तो ऐसे में आप इंडिया के बाहर जाओगे जी। तो आई गेस इशू बड़ा होता होगा, या फिर किस तरीके की चीजें हैं वो जी। आप थोड़ा सा बताओ। फूड का तो मतलब ऐसा है कि अवेलेबल एज ग्रोसरी लगभग सब कुछ है। तो आपको अगर कुछ खाने की क्रेविंग हो रही है, आप हर चीज कुक कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि एज ग्रोसरी कुछ अवेलेबल नहीं है, क्योंकि हमारे पास मतलब चावल
है, यहाँ पे आटा मिल जाता है, यहाँ पे सब्जियों की थोड़ी दिक्कत होती है ठंड में, कि ठंड में क्योंकि सब्जियां उतनी दिखती नहीं है, पर आप फ्रोजन ले सकते हो, फ्रोजन वेजिटेबल्स तो हमेशा ही अवेलेबल होता है। तो फ्रोजन आप वो करके, हम तो फ्रोजन कुक कर लेते हैं। आप अगर नॉन वेजिटेरियन है, आप नॉन वेज खाते तो फिर तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि चिकन वगैरह, एग्स वगैरह तो बिल्कुल हर जगह ही मिलते हैं। उसके अलावा डेयरी प्रोडक्ट सब कुछ, तो वो सारों की मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत है। पर एक चीज है कि हॉस्टल में अगर आप मेस से खा रहे हो तो फिर आपको एक लिमिटेड एक मेन्यू मिलेगा। तो अगर आप नॉर्थ इंडियन साउथ इंडियन वाली चीज कर रहे हो तो हो सकता है वो मेन्यू आपको सेटिस्फाई करे, हो सकता है ना भी करे। पर अगर नहीं कर रही है तो आपके पास पूरा ये ऑप्शन है कि आप बाहर से सामान खरीद के खुद कुक कर सकते हैं। तो ओके। उस वे में आपको फिर वैसे कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे हम हमें तो शुरू के 3 महीने लगते हैं शायद एडजस्ट होने में, मैं उतना ही कहूंगी। उसके बाद ऐसा हो जाता है कि आदत हो जाती है, आपको पता है कहाँ से ग्रोसरी लेनी है, कहाँ पे कौन सी चीज सस्ती मिलती है किस सुपरमार्केट में, आपको सब कुछ आइडिया लग जाएगा। तो आपको जिस भी चीज की जरूरत है, और ऑनलाइन शॉपिंग भी कर सकते हैं आप। इनफैक्ट ऑनलाइन भी सब्जियां मंगवा सकते हैं, ऑनलाइन आप ग्रोसरीज मंगवा सकते हैं, बेसन, मेरे को लगता है सारी ही चीजें मिल जाती है ऑनलाइन। तो जितनी भी अब हमारी इंडियन ग्रोसरी वाली चीजें हैं, दाल, हर सब कुछ, तो आप सब कुछ जो भी आपको खाना है आप ऑनलाइन ऑर्डर कर दीजिए, और वो ग्रोसरी आ जाएगी। जैसे ब्लिंकिट वगैरह होता है इंडिया में, वैसे सेम यहाँ पे भी मिल जाता है, और उसके बाद आप कुक कर लीजिए। तो ठीक है, वो भी एक, अगर आलस है तो फिर थोड़ी दिक्कत है, पर अगर आप बनाना चाह रहे हैं तो आप बिल्कुल कुक कर सकते हैं। ओके। इसके अलावा साक्षी, जी। एफएमजी एग्जाम की जो प्रिपरेशन है वो आप कब से स्टार्ट कर देते हो? उसमें कौन कौन से हम्म। रिसोर्सेज आपके पास में होते हैं? आपकी क्लासेस हम्म। किस तरीके से होती हैं? उसके बारे में थोड़ा हम्म। सा मुझे बताओ। एफएमजी के लिए आप चाहे तो आप तो जब से आए तब से प्रिपेयर कर सकते हैं, पर जिस एनाटमी वगैरह, मैं तो कहूंगी जब तक कॉलेज में एनाटमी चल रही है, अगर आप बेसिक सिर्फ कॉलेज की पढ़ाई कर रहे हैं उतना एनाटमी इनफ है एफएमजी के लिए। उसके अलावा फिजियो और बायोकेम के भी क्लासेस सही होते हैं, पर प्रैक्टिकल वाइज मैं एनाटमी पे ज्यादा फोकस कर रही हूँ। फिर उसके बाद अगर आपको एक सोल प्रिपरेशन करनी है एफएमजी की, जैसे आपको 234 मार्क्स लाने हैं, जैसे मतलब भैया हमारे सीनियर ने लेकर आया था, तो आप थर्ड ईयर के सेकेंड सेम से, जैसे यहाँ पे साइकिल शुरू होती है, जब हमारी सिर्फ 9 से 12 की क्लासेस लगती है, वो टाइम पे आप शुरू कर दो। क्योंकि उसके पहले हमारे पास टाइम भी थोड़ा कम होता है, और एफएमजी या बाकी चीजों के लिए प्रिपेयर करने का, तो उसके बाद हमारे पास एम्पल टाइम भी होता है, क्योंकि जब हमारी साइकिल शुरू हो जाती है थर्ड ईयर से, तो 9 से 12 आपकी क्लास है, उसके बाद आपके पास पूरा टाइम खाली है, तो आप घर आके कुक कर लो, या फिर मेस से खा रहे हो, जैसे भी आप खाना खा के आपके पास पूरा दिन का टाइम है, जब आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। आप स्टडी प्लेटफॉर्म्स ले सकते हो, जैसे इंडिया में लोग खरीदते हैं, अगर मैं नाम ले सकती हूँ, प्रेपलाडो, मैरो वगैरह यूज करते हैं इंडिया में। तो बिल्कुल। सेम चीज आप यहाँ पे मैक्सिमम लोगों ने वो ले रखा होता है। उसके अलावा भी बहुत सारे कोचिंग एप्स है, वो आप ले सकते हो, जो भी आपको अच्छा लग रहा हो। और उसके बाद आप उससे लेक्चर, हम लेक्चर्स देखते हैं, उसके बाद नोट्स पढ़ते हैं, लेक्चर देखते हैं, तो ऐसे हम सब्जेक्ट्स अगर खत्म करना आप थर्ड ईयर से या फोर्थ ईयर से भी, आप अगर अच्छे से कंसिस्टेंटली शुरू कर रहे हैं, तो फिर बहुत इजीली आप पास कर सकते हैं एफएमजी। ओके। तो नवीन, स्पोर्ट्स की जी। कौन कौन सी फैसिलिटीज अवेलेबल है? कौन कौन से गेम वहाँ पे अवेलेबल हो जाते हैं? क्योंकि सिर्फ पढ़ाई तो करोगे नहीं आप पूरे टाइम पे हमेशा, और भी आपके पास में स्पोर्ट्स हुआ, बाकी एंटरटेनमेंट के लिए चीजें हुई, तो कौन कौन से स्पोर्ट्स आपको अवेलेबल हो जाते हैं वहाँ पे? सर, इंटर यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स कंडक्ट होती है हमारी यूनिवर्सिटी के थ्रू। उसमें सारे कंट्री के बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, चाहे वो ईरान हो गया या यूरोप के साइड के कंट्रीज, जैसे फ्रांस के भी कुछ स्टूडेंट है, इटली के कुछ स्टूडेंट्स हैं, ये आसपास की कंट्रीज, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, यहाँ से इंडियन सब पार्टिसिपेट करते हैं। फिर उनमें से सेलेक्ट होके चुनिंदा बच्चे दूसरी यूनिवर्सिटी जाते हैं पार्टिसिपेट करने के लिए। और स्पोर्ट्स में यहाँ हर तरह के स्पोर्ट्स हैं, चाहे वो एथलेटिक्स हो गया या जिमनास्टिक्स हो गया, रेसलिंग हो गया, हर तरह के स्पोर्ट्स हैं। इवन इंडोर गेम्स में जैसे चेस हो गया, और क्रिकेट अमोंग इंडियंस दूसरे यूनिवर्सिटीज के साथ इंडियंस ही कंडक्ट करवाते हैं, हम सारी यूनिवर्सिटी वाले। और हमारी यूनिवर्सिटी से कुछ इंडियंस बच्चे जाते हैं क्रिकेट खेलने, दूसरी यूनिवर्सिटी से भी आते हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स रशिया में क्रिकेट उतना पॉपुलर नहीं है।
बिल्कुल। बाकी और रही बात एंजॉयमेंट की, तो यहाँ की इवनिंग और नाइट लाइफ तो ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा अच्छी है। और यहाँ रेस्टोरेंट्स है, क्लब्स हैं, सब है, तो बच्चों को एक एक्चुअली एंटरटेनमेंट के हमारी लिए हर पी चीज की मिलता है। क्लासेस भी होती है, फिजिकल एजुकेशन की क्लास भी होती है फर्स्ट और सेकेंड ईयर में, जिसमें हमें सिर्फ एक्सरसाइज करवाते हैं और सिर्फ हमें जो भी खेलना है हम खेल सकते हैं। बैडमिंटन हो गया, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, तो हम कुछ भी खेल सकते हैं। तो जैसे एक डेडिकेटेड क्लास भी होती है पी की, जो हमें फर्स्ट और सेकेंड ईयर तक की होती है, थर्ड ईयर से वो हट जाती है। ओके। तो जी। आई गेस काफ़ी चीज़ों के बारे में अपन ने डिस्कस कर लिया। तो फाइनली मुझे एक बार बताओ, स्टार्टिंग में मैं साक्षी से स्टार्ट करूंगा। साक्षी, कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी हो, चाहे यूनिवर्सिटी की तरफ से हो या फिर एज ए आप हम्म। किसी दूसरी कंट्री में रहते हो, तो उस वजह से आपको हम्म। जो प्रॉब्लम फेस करनी हो, तो कोई ऐसी चीज़ जो आपको शायद कमी महसूस होती हो, उसके बारे में बताओ। कमी तो एक ही चीज है कि 10 महीने घर से दूर रहना है। ये तो आपको मन बना के आना पड़ेगा कि अब हम सितंबर में अगर जा रहे हैं तो अब हम अगली जुलाई में ही घर वापस आ रहे हैं। तो ये तो एक चीज है कि आप बीच में वापस नहीं आ सकते घर, तो ये माइंडसेट आपको बनाना पड़ेगा। पर इसके लिए भी मैं कहूंगी कि एक टाइम के बाद आदत हो जाती है। हम वीडियो कॉल में रोज घर पे बात करते हैं, तो रोज हमारा आधा एक घंटा शाम का डेडिकेटेड होता है घर पे ही बात करने के लिए, और हमारा टाइम डिफरेंस भी ज्यादा नहीं है, 2.5 घंटे का ही है। तो जैसे इंडिया के 10 बजे यहाँ के 7, 7:30 बज रहे होते हैं, तो उस टाइम मेनली सबके घर से फोन आया होता है। तो वो हमारा फिक्स टाइम है। तो होम सिकनेस एक चीज है जो किसी को फील हो सकती है, पर तो इसलिए यहाँ पे ऐसा होता है हम फ्रेंड से ज्यादा क्लोज हो जाते हैं। जो हम बीमार हो रहे हैं या कुछ हो रहे हैं तो फ्रेंड्स ही है जो काम आ रहे हैं हमारे लिए। तो ऐसा, तो अगर आप एक अच्छे फ्रेंड सर्कल में हो तो आपको उतनी कमी नहीं फील होगी। पर अगर आपके पास फ्रेंड्स उतने नहीं है तो हो सकता है आपको वो चीज़ ज्यादा किक करे। तो वो पर्सन टू पर्सन, वो पर्सनल एक्सपीरियंस की बात है। किसी को अकेले रहना भी पसंद है तो वो अकेले भी रह रहे होते हैं 1 BHK लेके। तो वो सबकी एक पर्सनल लाइफ है, तो वो पर्सनल वाली चीज है। बाकी और प्रॉब्लम्स में तो मुझे नहीं लगता कि ऐसे कोई मेजर प्रॉब्लम है जो होता है। एक वही है कि एक प्रेशर होता है कि एक एग्जाम है जो हमें जाके क्लियर करना है, पर वो भी इक्वल इसलिए हो जाएगा आगे जाके क्योंकि नेक्स्ट आ जाएगा। तो नेक्स्ट में तो फिर इंडिया में भी बच्चों को वही सेम एग्जाम देना है। तो ऐसा कोई डिफरेंशिएटर फिर नहीं बचेगा। मेन इकलौती यही चीज है, और एक आपको मम्मी के हाथ के खाने की याद आ सकती है, उससे ज्यादा तो कुछ नहीं। ओके। तो नवीन, आपका एक्सपीरियंस जी। कैसा है पिछले 3-4 साल का, जितना भी आपको टाइम हुआ? कौन सी चीजें आपको ऐसी लगी कि ये चीज की कमी महसूस हो रही है? सर, कमी तो एज सच सिर्फ मम्मी के हाथ के खाने की और वही पेरेंट्स के साथ रहने की, सिबलिंग्स के साथ मस्ती करने की कमी है बस। बाकी ऐसी तो कोई कमी नहीं है। जब, हाँ, ऑफ कोर्स, जब हम आए थे फर्स्ट 2 मंथ्स में, जब हमको लैंग्वेज बिल्कुल नहीं आती थी, तब लोगों से इंटरेक्शन करने में प्रॉब्लम होती थी, तब लगता था कि कौन सी स्ट्रेंज कंट्री में आए हैं। बट ओवर द इयर्स, जैसे जैसे लैंग्वेज सीखे, यहाँ के लोगों को जाने, यहाँ के कल्चर को जाने, अब ये भी एक दूसरा घर लगने लग जाता है। तो ऐसा है कि अब यहाँ से जाने में शायद मेरे को उतना ही दुख होगा जितना मैं यहाँ आया था उस टाइम पे। ओके। सो साक्षी और नवीन, थैंक यू सो मच, आपने इतनी सारी इन्फॉर्मेशन दी अपनी यूनिवर्सिटी और जहाँ से आप एमबीबीएस कर रहे हो वहाँ की सभी चीज़ों के बारे में। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा उन स्टूडेंट के बारे में जो एब्रॉड एमबीबीएस को एक ऑप्शन की तरह देख रहे हैं। तो इसके अलावा मैं जी। उन स्टूडेंट्स को भी बता देता हूँ, पेरेंट्स को भी बता देता हूँ, अगर आप एब्रॉड एमबीबीएस को एक ऑप्शन की तरह देख रहे हो तो डेफिनेटली साक्षी और नवीन की यूनिवर्सिटी को आप कंसीडर कर सकते हो। कैसे एडमिशन का हम्म। प्रोसीजर होने वाला है, कैसे सारी चीज़ें होने वाली है, उसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक नंबर डाल दिया है, वहां पे आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो या कॉल कर सकते हो, और एक गूगल फॉर्म भी डाल दिया, वो भी आप फिल कर सकते हो। हमारी टीम आपसे कांटेक्ट कर लेगी। थैंक यू सो मच साक्षी और नवीन। फाइनल आप अपने एंड से कुछ थैंक यू बोलना सर। चाहो? साक्षी, आप अपने एंड से कुछ बोलना चाहो फाइनली, तो आप बोल सकते हो। मैं यही बोलूंगी कि एट द एंड ये आपकी चॉइस है। एक बजट फ्रेंडली बहुत अच्छा ऑप्शन है ये, जो मुझे लगता है क्योंकि इंडिया में प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस कितने महंगे हैं सबको पता है। तो एक बजट फ्रेंडली ऑप्शन है यहाँ पे आना। और मैं, अगर मुझसे आप एट द एंड ये पूछेंगे कि क्योंकि अब मैं फोर्थ ईयर में हूँ, कि मैं रिग्रेट करती हूँ क्या यहाँ आना किसी भी वे में, तो मैं नहीं करती।
कि मुझे लगता है कि एक अच्छा डिसीजन था ये मेरा, और मुझे नहीं लगता मैं रिग्रेट करूंगी यहाँ ना। तो सिंपली एक बहुत ही ऑनेस्ट रिव्यू दिया मैंने, जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहा है उसको लेके। तो आप भी, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको डॉक्टर ही बनना है, लेकिन नीट में आपके उतने अच्छे मार्क्स नहीं है, या फिर आपको लग रहा है कि बजट का कोई इशू है, तो मेरे को लगता है आप एक अच्छा सा कॉलेज चूज करके बिल्कुल ये ऑप्शन कंसिडर कर सकते हैं। ओके, नवीन आप फाइनल कोई जी। चीज बताना चाहो तो। सर मैं ये बोलना चाहूंगा, क्योंकि अब कंपटीशन नीट के बाद इतना बढ़ चुका है कि ऑफ कोर्स सारे बच्चों का सिलेक्शन तो हो नहीं सकता। उसमें से जो बहुत ज्यादा डेडिकेटेड हैं अपने ड्रीम को लेके, और वो ऐसे एकदम निराश हो जाते हैं कि यार अब तो सब कुछ खत्म हो गया, तो नहीं हुआ है खत्म। बहुत सारे वे हैं, और उसमें से एक वे है एमबीबीएस अब्रॉड। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो, कई कई जगह तो स्टूडेंट लोन मिलते हैं विदाउट एनी कोलैटरल, सब मिलते हैं। तो अगर आप वे ढूंढना चाहें तो देर इज अ वे। तो एमबीबीएस अब्रॉड वही वे है कि जो आप अपने सपने पूरे कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये इतना डिफिकल्ट है। ऑफ कोर्स पहले फर्स्ट स्टार्टिंग में आपको सर्वाइव करने में थोड़ा टाइम लगेगा, बट एक बार आप यहाँ सिंक इन हो गए तो फिर आपके लिए ये ड्रीम इजी हो जाएगा। ये एक अदर ऑप्शन है आपके लिए जो आप ऑफ कोर्स कंसिडर कर सकते हैं। ओके, सो थैंक यू साक्षी एंड नवीन, आपने इतना समय निकाला थैंक यू और सर। बिल्कुल एक्चुअल इंफॉर्मेशन थैंक यू देने की सर। कोशिश करी स्टूडेंट को, जो काफी इंफॉर्मेटिव होगी जी। सभी के लिए। थैंक यू सो मच।